सभी साथियों को नमस्ते। आज एक जो सीरीज़ है इसके माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और डिस्कशन करने में सब लोगों ने अपने-अपने तरीके से एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए एक बेस तैयार है, राइट? तो इस बेस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी चाहे कुछ भी स्पिरिचुअलिटी हो या कुछ भी सत्य हो, ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ को सीरीज़ मान के ही देखें और इसके थ्रू अपने सत्य को जानने की कोशिश करें। जिस डायरेक्टर ने ये बनाई है, ये उसकी चेतना का प्रकटीकरण है। उसकी चेतना ने सत्य को इतना समझा। इस सीरीज़ को लाखों लोगों ने देखा, हर एक ने अपनी चेतना से इसको परसीव किया। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारी चेतना उसको परसीव करती है किसी भी सत्य को या किसी भी ज्ञान को या किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सत्संग को आप देखो तो अनेक लोग अनेक तरीके से परसीव करते हैं। तो ये जिस डायरेक्टर की कल्पना है, जिस डायरेक्टर का ये क्रिएशन है, उसके थ्रू हम इस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ के 3 एस्पेक्ट हैं, सिमुलेशन या मैट्रिक्स। जो हमारा माइंड जिस तरह हम जीवन को जीते हैं, जिस तरह हम जीवन को देखते हैं, वो हमारी चेतना का प्रकटीकरण है। ये एक एस्पेक्ट है, इस सीरीज़ में ये क्लियर किया गया है। सेकंड एस्पेक्ट है जिसको मैं अभी तक कम छेड़ता था, लेकिन अब समय की इतना तैयार है और हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो अब इस टॉपिक को ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। दैट इज़ एनपीसी, नॉन प्लेइंग कॉन्शियसनेस, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। इसके डिफरेंट नाम हैं। ये इस सीरीज़ में क्लियर है। और थर्ड, हम इस सीरीज़ में कैसे बाहर आएँ। तो इन 3 टॉपिक पे इंटरैक्टिव सेशन है, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सब मिल के हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ है सिमुलेशन। इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर हैं, सबको एक तरह से बड़ा डरावना ड्रीम आता है और वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल आध्यात्मिकता में बहुत इम्पोर्टेंट है इस सपने से जागने के लिए। हम सब सपने में हैं, सब के सब सपने में हैं। इस सपने को जो एन्जॉय कर रहा है, करता रहेगा, वो कभी नहीं जागेगा क्योंकि उसको सपने में मज़ा आ रहा है। इस सपने में सबको वेकअप कॉल मिलती है, जो मैच्योर हैं या वो वापस जाना चाहते हैं। जो ऊपर जो ड्रीम जो कर रहा है, वापस उस अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, उनको वेकअप कॉल आती है। अधिकांश लोग स्पिरिचुअलिटी में इसको बहुत कहते हैं कि हमने दुख भरी घटना है या आउट ऑफ कंट्रोल है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस वेकअप कॉल। सारे कैरेक्टर जितने भी हैं इस सीरीज़ में, आपको सबको याद होगा, सबको वेकअप कॉल, वेकअप, आँखें खुलती हैं। दैट इज़ द वेकअप कॉल फॉर ह्यूमैनिटी नाउ। अब ह्यूमैनिटी के लिए वेकअप कॉल है पिछले 3 सालों की घटनाओं में। हो तो ये बहुत समय से रहा है, हमेशा से होता आया है। लेकिन 3 सालों की घटनाओं ने वेकअप कॉल देनी शुरू कर दी है। जागो, जागो, नहीं तो ट्रांस ह्यूमन या इसके आगे के स्टेप। ये डराना, डराना गलत शब्द है। वेकअप कॉल। सी दिस वेकअप कॉल अब सबको मिल रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इस जैसे-जैसे सीरीज़ बढ़ती है, 8 एपिसोड हैं, तो शुरू में हमको लगता है कि कोई ये जो है ये सबका अपराधी है। बाद में लगता था कि वो जो फ़िल्म की मेन कैरेक्टर हीरोइन है, उसका फ़ादर जो है, वो अपराधी है, वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, तो अल्टीमेटली जो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग है, जिसने जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसको सेमिनार में यूज़ कर सकता हूँ, हर एक अपने सिमुलेशन में था। बेटा जो छोटा-सा था, वो अपने सिमुलेशन में था। वो ये सोचता था कि मदर मेरी फँसी हुई हैं, बट अल्टीमेटली उसको पता लगा कि वो भी कैद है। फादर, जिसको हम समझते रहे कि ये पूरे इसका सूत्रधार है, वो अपनी मैट्रिक्स में फँसा हुआ। जो शिप का कैप्टन है, वो अपनी मैट्रिक्स में फँसा हुआ। हर एक अपनी इंडिविजुअल मैट्रिक्स में फँसा हुआ है और वो मैट्रिक्स उसका अपना क्रिएशन।
अगर ये सिद्धांत भी हम आज यहाँ से ले जा सके तो हम अपनी चेतना को इतना बड़ा जंप दे सकते हैं। हमारे सारे जो भी हैं, जिसको हम विक्टिम रोल प्ले करते हैं, हम अपराधी हैं किसी दूसरे की करनी के, वो सारे आज आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आज आपने ये ख़त्म कर दिए तो आप अपने कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कर रही है एक गेम, एक कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ सपना करने के लिए। जिस तरह सपना आप देखते हो और सारे करेक्टर आप अपने सपने में बनाते हो, कभी अच्छे कभी खराब, एग्जैक्टली ही ये जीवन है। और इस जीवन में कोई भी पीड़ित नहीं है। जब तक हम पीड़ित रोल करते रहेंगे, हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे, अंडर 200 रहेंगे। अंडर 200 अभी जो है शुरुआत भी नहीं हुई। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत के लिए मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में 200 एंड अबव सोच सकता है। तो हम लोग के ग्रुप में भी मैं लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, बात होती है तो ये क्वेश्चन आता है कि बिटरनेस है जीवन में। कभी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या पता नहीं कितने साल पहले कोई एक घटना हुई, उसकी कड़वाहट बहुत गहरे में रहती है हम सबको, और स्पेशली क्लोज रिलेटिव से ये वो दुख मिलता है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ये उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसका घाव और ज़्यादा होता है, या एक ऐसे दोस्त से जिससे ये उम्मीद नहीं होती, ये घाव ज़्यादा होता है। तो ये समझना कि ये हमने क्रिएट किया था, आपको मुक्त कर देगा पीड़ित रोल से। और ये सच है, आप ही क्रिएट करते हो। तो इस सीरीज़ में आपने देखा कि अल्टीमेटली सारे अपनी अपनी उसमें ट्रैप थे, कोई भी किसी को पीड़ित नहीं था, जबकि ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हमको अपनी ज़िंदगी में लगता है कि हम जो विक्टिम रोल प्ले करते हैं, वो विक्टिम रोल हमें बांध के रखता है, डर हमें बांध के रखता है। जब भी वो ये सिमुलेशन को बंद उन्होंने दिखाया, तो एक बार दिखाया बहुत सारे शिप हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सिमुलेशन हम कर चुके हैं। डिफरेंट सिमुलेशन में हम अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं अनलिमिटेड, और आगे चॉइस है कि हम कितने बार इन सिमुलेशन में और पार्टिसिपेट करें या ना करें। दिस चॉइस इज़ ऑलवेज देयर। चॉइस हमारे पास है, लेकिन चॉइस जो एक्सरसाइज करनी है वो फ्री विल है, और फ्री विल सबके हाथ में है। कब तक और सपना देखना है? चॉइस। सपने को एंजॉय करना है? चॉइस। सपने को जागना है तो नेक्स्ट लेवल पे हम आ सकते हैं, दैट इज़ अनदर चॉइस। तो हम जो अभी इस समय की परिस्थितियां हमको जगाने में बड़ी सहायक हैं, जैसे वेकअप कॉल इस सीरीज़ में सबको आ रही थी। हम सब लोग जो इस ग्रुप में हैं, मोर और लेस सबको वेकअप कॉल है। तो इस वेकअप कॉल का हम फ़ायदा उठाकर इस सिमुलेशन से उठ सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कवर किया। लास्ट में उन्होंने पूछा कि आप लोग इस शिप में कैसे आए? सब ने कहा कि हाँ, हम शिप में आए हैं, तो जैसे टिकट ली होगी, प्लान किया होगा, जर्नी प्लान की होगी, और हम शिप में हमने एंटर किया होगा, कोई छोड़ने आया होगा, फेयरवेल किसी ने दी होगी, लेकिन किसी को याद नहीं आया। आप लोग को याद है सीन आखिरी लास्ट एपिसोड में था, किसी को ये याद नहीं आया कि वो इस सपने में कैसे आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमुलेशन को समझने के लिए। एक ऐसे ही विजनरी डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। उनकी सारी मूवीज़ बहुत गहरे को टच करती हैं, और जो लेटेस्ट है टेनेंट, वो तो बहुत सर के ऊपर से निकल जाती है। अभी मैंने 2 बार देख चुका हूँ, अभी समझ में नहीं आई। उसको भी कभी डिकोड करने की कोशिश करेंगे इसुमी जी के साथ। वो उनको समझ में आई है। वो मुझे इस हद तक डिफरेंस है कि वो पूरी मूवी को समझ चुकी हैं और मुझे समझाती हैं, तो भी मुझे समझ में नहीं आता। उसमें टाइम जो है बैकवर्ड मूव करता है। जैसे जैसे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम टाइम को लीनियर परसीव करते हैं, तो इसी के कॉन्सेप्ट में टाइम को समझने की कोशिश करते हैं, लीनियरिटी में। पास्ट टेंस इस समय हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर कभी होगा, फ्यूचर में कभी सोलर फ्लैश आएगी, लाइक दिस। हम इसी तरह, हमारी लिमिटेशन है, लेकिन अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, नहीं समझ पाते। तो ये टेनेंट मूवी इसी तरह की है कि एक फ्यूचर से है और एक उससे। खैर, तो क्रिस्टोफर नोलान का एक और मूवी है इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी भी इसी डायरेक्शन में है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर जो लोग देखना चाहें उसको देख सकते हैं। उस मूवी के
2 सीन हैं, शॉर्ट सीन मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर करके रखे हैं। शॉर्ट सीन को देखते हैं, 1-1, 2-2 मिनट के सीन है, देन वी विल डिस्कस दैट। ठीक? सेम उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम इस सपने में कब कैसे आई हो? तब उसको पता लगता है कि मैं इस सपने में हूँ। और जब उसको पता लगता है कि वो सपने में हूँ, तो सपने में कुछ भी पॉसिबल है। बिल्डिंग गिर सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, आप उड़ सकते हो, पानी के अंदर जा सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट। इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, अर्थ के ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने, हमारी कॉन्शियसनेस में लिमिट बनाई हुई है, अदरवाइज देयर इज़ नो लिमिट। हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, अपनी रियलिटी को किसी भी हद तक क्रिएट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस हीलिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी है। सारी मेडिकल साइंस पे बेस्ड हमने अभी तक की हीलिंग देखी है। बीमार हुए तो दवाई खाई, इंजेक्शन, गोली, ऑपरेशन और व्हाटएवर, ये सब खत्म होकर स्पॉन्टेनियस हीलिंग हमारा फ्यूचर है, क्योंकि ये सपना है। इस सपने में एक सब कुछ पॉसिबल है। बहरहाल, ये सेम ही सीन था इस सीरीज के लास्ट में कि आप शिप में कैसे आए। हम में से किसी को याद है हम धरती पे कैसे आए? आप कहोगे यस, हम अपनी मदर के गर्भ से आए, ऑपरेशन हुआ, जो भी थ्योरी है। क्या हो सकता है कि ये सिर्फ मेमोरीज हों, ये सिर्फ सिमुलेशन हो? आप इस क्षण में इस मेमोरी की कल्पना कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? सोच के देखो। अब आपको लगेगा कि नहीं, सारे जो सिमुले जैसे बच्चे डिलीवर होते हैं ऐसे ही हम भी हुए होंगे। मूवी और इस जो सीरीज है इसमें भी तो सब कुछ असली लगता है। जो असली नहीं है वो असली लग रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है। मूवी है, मूवी को कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। एक मूवी चल रही है, उस मूवी में आपको दुनिया दिख रही है, उस दुनिया में आप कैसे आए? आप सोचते हो कि हम ऐसे ही आए होंगे जैसे सब आते हैं, लेकिन ये तो मूवी चल रही है। ये गंभीर विषय है। अगर आप इस विषय में गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी को भी याद नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपनी प्रीवियस लाइफ भी देख रखी। कुछ लोगों ने कराया होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैं भी जब काफ़ी समय पहले मैंने सुना था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरा जिज्ञासु स्वभाव है, मैं एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैंने रिसर्च की और कोई मुझे कॉम्पिटेंट नहीं मिला, तो मैं नहीं करवा पाया और अब मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने पीएलआर का एक्सपीरियंस किया था, और इंटरेस्टिंग था, जो स्पिरिचुअलिटी में थे उनके प्रीवियस लाइफ में वो सारे मॉन्क थे और बहुत एडवांस्ड मॉन्क थे, और किसी कारण से किसी ने गुरु का श्राप मिल गया, किसी से कोई गलती हो गई, वो यहाँ पे आ गए हैं और 1 या 2 लाइफ के बाद चुटकियों में वो वापस अपनी कॉन्शियसनेस के उसी लेवल पे पहुँचे। जो रिच लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो पिछले जीवन में भी उसी तरह से मिलती जुलती लाइफ थी। जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, एक लेडीज से मिला, बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ। उन्होंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया, उसके बाद बहुत दुखी हुई। तो मैंने पूछा कि आपने डाइवोर्स क्यों लिया? उनमें कोई कमी थी? नहीं, परफेक्ट थे। तो क्यों लिया? फिर वो, हाँ मैं पीएलआर मैंने करवाया, तो मुझे पीएलआर में पता लगा कि मेरे पिछले प्रीवियस लाइफ में सारे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया था, उसकी वजह से मेरे माइंड में ये डर रहता है, इस डर की वजह से मैंने डाइवोर्स। पीएलआर आपके माइंड का प्रोजेक्शन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। आपका माइंड प्रोजेक्ट करता है और जो कुछ आप देखना चाहते हो वो आपको दिखा देगा। तो दैट इज़ द पॉइंट। विद दिस अंडरस्टैंडिंग आप आज या कभी और इस पे मनन करो कि हम इस सपने में कैसे आए। क्या हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट याद आ सकता है? अगर प्रीवियस लाइफ याद आ सकती है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी याद आ सकता होगा किसी को। क्या किसी को याद है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट वाज आल्सो इन दैट सीरीज। एक और सीन है इंसेप्शन मूवी का, ड्रीम के ऊपर। तो इंसेप्शन मूवी का ये सीन भी, इस सपने में उसको पूछता है कि आपको याद है कि आप इस होटल में कैसे आए थे? उसको याद नहीं आता। देन ही कंफर्म्ड कि हाँ मैं सपने में हूँ। और इस सपने में वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं अपने आप को गोली मार लूँगा तो मेरा ये सपना अंत हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, तब आप सपने में और माया जाल में, सपने के गहरे माया जाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि हम इस सपने में हैं।
कभी कभी लोग बहुत तनाव में होते हैं तो दुख में या स्ट्रेस में सोचते हैं कि आत्महत्या कर लें तो इससे मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि इस सपने में शरीर छोड़ना के बाद सपने के एक लेवल में और नीचे चले, और जहाँ से हम शरीर छोड़ते हैं वहीं से शुरुआत होती है। हम अभी भी तो फंसे हुए हैं। जो नॉर्मल शरीर छोड़ता है या आत्महत्या करता है, फंसे तो दोनों ही हैं। बाहर तो कोई भी नहीं जा पाता, बाहर तो सिर्फ वही जा पाएगा जो सपने से जागेगा। अभी तक तो, लेकिन जो सपने में आत्महत्या या इस तरह की जो बातें करते हैं वो एक सपने में और नीचे चले। सपने की डिफरेंट लेयर हैं। इंसेप्शन मूवी में एक बीज डालने के लिए एक सपने में गए, परिस्थितियां खराब होती गई, अल्टीमेटली वो 4 लेयर नीचे चले गए, और हर एक लेयर में टाइम डिफरेंट होता है। तो सेम वे, जो हमारी अर्थ का जो टाइम है और जो सपना देख रहा है, जो सपना एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बीच में टाइम का बहुत बड़ा फासला। जो यहाँ पे कई जीवन, वहाँ पे एक पलक झपकने के समान इतना टाइम का फासला है। और इसी तरह हम अपने जीवन को जी रहे हैं। इस सीन में एक ये बात क्लियर करने की कोशिश की गई है। और एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सपना है, अगर आपने सपने में कभी शिकार किया, मान लो शेर का शिकार किया या हिरन का शिकार किया, तो क्या आपको उसका कर्म का फल मिलेगा सपने से जागने के बाद? नहीं। जो जाग जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नहीं जागेगा वो उस सपने की गहराई में जूझता रहेगा, तो वो जो मर्जी अपनी कल्पना करता रहेगा कर्म फल, और उसको भोगता रहेगा। अगर ब्रह्मांड एक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही रूल होना चाहिए। अगर कर्म का सिद्धांत होता भी तो ये तो किसी एक रीजन में एक तरह के कर्म हैं, अरब में दूसरी तरह के हैं, अफ्रीका में दूसरी तरह के हैं, एशिया में दूसरी तरह के हैं। तो कर्म कैसे लागू हो सकते हैं किसी एक नियम पे? आपको कर्म सिद्धांत से मुक्त होना है। कर्म सिद्धांत से मुक्ति का ये बहुत अप्रोप्रिएट समय है। और आपको मुक्ति से सिर्फ रोकती है आपकी कंडीशनिंग। आपकी कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि जानने के बावजूद भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इट इज़ ए चॉइस। आप इस कर्म बेस्ड मैट्रिक्स में रहना अगर आप मैट्रिक्स से मुक्त होना चाहते हो तो कर्म से मुक्त होना, और कर्म से मुक्त होना पड़ेगा तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियरली समझनी पड़ेगी कि कर्म इस साइकिल में, सपने में कैसा कर्म। अगर आप एक सपना देखते हो, सपने में सारे कैरेक्टर कौन बनाता है? सपोज आपने एक सपना देखा कि पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर स्पेसशिप है, पेड़ हैं, हिरन, खरगोश, नेचर है, नदी है। वो सब क्या है? वो आप ही तो हो। अगर वो आप ही हो और उस सपने में आपने एक रिवॉल्वर से किसी दूसरे का मर्डर कर दिया, तो वो रिवॉल्वर क्या है? इट इज़ ओनली होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्शन यू आर कंडीशनड। आपकी कंडीशनिंग आपको इस साइकिल में ट्रैप रखती है इनफाइनाइट लूप में। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझ लें तो आप कर्म से मुक्त हो सकते। तो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, so there is no more questions, so now we can go to second part, NPCs। जो NPCs एक ऐसा शब्द है, कॉन्सेप्ट है, जिस पे मैं जो आज बोल रहा हूँ इसको आप थोड़े समय के लिए अपनी कॉन्शियसनेस में सेटल होने दें। उसके बाद इस पे विचार करें। एकदम से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं। हमारी कॉन्शियसनेस बहुत विस्तृत है, उसको एक्सपेंड किया कोने में छोड़ दो, शायद सही हो शायद गलत हो। ये अप्रोच आपको कोई भी टीचिंग में फ़ायदा करेगी जब भी, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस के थ्रू सब चीज़ देख रहे हैं। चश्मा तुम्हारा इतना बड़ा है, और जैसे ही हमने उसको रिजेक्ट कर दिया वो दरवाजे के बाहर खड़ी रह जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी, चाहे वो सही भी इंफॉर्मेशन हो। थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस एक्सपेंड, शायद सही हो शायद गलत हो, अंदर आने दें तो समय पे वो फल दे सकती जब उसकी ज़रूरत होगी। NPCs हैं, इनको आज की भाषा में माना जाता है कि ये, इनमें कॉन्शियसनेस नहीं, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है। तो आप लोग को पहली बार शौक लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ह्यूमन हो उसके अंदर आत्मा ना हो। हम तो आज तक यही मानते हैं कि शरीर है उसमें आत्मा है, आत्मा की मुक्ति होगी एंड सो ऑन, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं। जो दुनिया के दो
जिनकी मान्यता वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं ईसाई धर्म, और सेकंड नंबर पे इस्लाम, नंबर 1 नंबर 2 है, उसके बाद हिंदू और बौद्ध हैं शायद। वो 2 ये मानते हैं कि शरीर को ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा और आत्मा का हिसाब होगा कर्मों का। बाकी मानते हैं रीइंकार्नेट हो रहे हैं, लेकिन सभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ऐसा कोई शरीर भी है जिसके अंदर आत्मा है, राइट? इसलिए ये बहुत विवादास्पद विषय है। और इसका दूसरा जो सबसे सिग्निफिकेंट और गहरा पॉइंट है, जिसकी वजह से इस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ता हूँ, हम द्वैत में जीते हैं। डुअलिटी में अच्छा और बुरे की हम बहुत बड़ी रेंज में जीते हैं। हम हर चीज़ को अभी भी उसी चश्मे से देखते हैं। अगर हमने इस चश्मे में एक फ्रेम और लगा दिया कि अरे ये तो एनपीसी है, अरे इसके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, तो हम और अपनी जर्नी को स्लो करेंगे, इस द्वंद्व में और फंसेंगे। इसलिए इस टॉपिक को अभी तक नहीं छेड़ा गया है। इस वीडियो को भी मैं गौरहरि जी के साथ बाद में डिस्कस करूंगा, इसको यूट्यूब में अपलोड करना है कि नहीं करना। जो लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सोल का प्लान होगा, इसलिए ये आज बात निकल रही है, और इसको अपलोड करना है या नहीं, लेट अस डिसाइड। अब महाभारत में भी भगवान ने 2 श्लोकों में बताया कि 2 तरह के लोग हैं, एक सोल वाले और एक बिना सोल वाले। ये एंड्रॉयड हैं। ये आप ऐसे मान सकते हो जैसे एक फिल्म बनती है, फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर तो 8 10 12 हैं, बाकी जो फिल्म को खाली इनकी ज़रूरत है फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए, ये ऐसे लोग हैं। ये एनर्जी सकर हैं और ह्यूमन की एनर्जी से इनको फीड किया जाता है। मैट्रिक्स फर्स्ट मूवी में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, और मैट्रिक्स का मैं एक और सीन प्ले करता हूँ फर्स्ट मूवी का, फिर इस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स के इस सीन में भी उन्होंने एनपीसीज को कवर किया, जो भीड़ हमें सड़क पे दिखाई देती है, जो रियल लगती है, जो दुनिया हमारी रियल लगती है, उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन एनपीसीज का है। ये टॉपिक मैं इसलिए आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सतयुग या नए युग का निर्माण कैसे होगा जब इतने सारे लोग अभी तक सो रहे हैं। इसमें से आई डोंट नो स्टैटिस्टिकली क्या माना जाए, कुछ लोग 60% कहते हैं, कुछ 75% कहते हैं। दीज आर एनपीसीज। ये एनपीसीज की कॉन्शियसनेस नहीं है, दे आर नॉन प्लेइंग कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी रोल। इस युग के निर्माण में इनके डर का या इनकी चेतना का कोई भी रोल नहीं है। और जो लोग जाग रहे हैं उनकी चेतना रियलिटी क्रिएट कर रही है, तो उनकी चेतना से नए युग का निर्माण होगा। हमारी जो सोलर फ्लैश आती है, हमारे सेल एक्सपेंड होते हैं, उसमें से लाइट आती है पिछले समय से। अब ये लाइट हमारे नए डीएनए को एक्टिवेट करना शुरू इसने कर दिया है। हमने इसीलिए डीएनए एक्टिवेशन प्रोग्राम किया था। हम बीमार नहीं होंगे, बहुत लंबे समय तक जिएंगे। हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ जो हमने भगवान कृष्ण के अंदर देखी हैं, वो सारी प्रकट होंगी। महर्षि अरविंदो ने अपनी टीचिंग में 1940 50s में बता दिया था कि कॉन्शियसनेस का जो ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट लेवल सुपर कॉन्शियसनेस है। तो उन्होंने भी ये बता दिया था, इसी को हम 5D कॉन्शियसनेस कहते हैं, नाम कुछ भी रख दो। अल्टीमेटली एक ही बात है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। उस कॉन्शियसनेस में एनपीसीज का कोई रोल नहीं है। सिर्फ इस बात को बताने के लिए अब इस सीरीज में एनपीसी सारे बिना किसी भावनाओं के एक म्यूजिक को रिएक्ट करते हुए शिप में कूद रहे थे। ना उनको मरने का डर था, ना उनको भावनाओं का डर था, ना अपने बच्चों को छोड़ने का डर था। एक लड़की की माँ उसमें जा रही थी, तो लड़की को तो लग रहा था कि मेरी माँ जा रही है, लेकिन माँ को नहीं लग रहा था कि उसे कुछ है। रोबोट की तरह टक 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 जंप कर रही थी, बिकॉज उनके पास इमोशन नहीं है, उनके पास आत्मा नहीं है। लेकिन अब आप सोचोगे कि हमें जो डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, इसमें तो इमोशन भी दिखते हैं और आत्मा भी दिखती है। तो ये एनपीसीज हैं, और जो ये माना जाता है कि सोलर फ्लैश के बाद ये सारे डिसअपियर हो। अर्थ पे सोलर फ्लैश के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा डिसअपियर हो जाएगा।
दैट इंक्लूड्स एनपीसीज। तो ये इस सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, एनपीसीज और शिप में कितने सारे लोग थे। जब शिप ने जर्नी शुरू की कितने सारे लोग थे और आखिरी में कितने कम बचे, सारे एनपीसीज डिसअपियर हो गए। दैट इज, आई थिंक, मुझे लगा कि डायरेक्टर इस बात से ये दिखाना चाहते हैं, मैंने इसको ऐसा देखा है। और इस सीक्वल में और जो जहाँ पे उन्होंने एंड किया था वहाँ पे उसके हस्बैंड ने उसके रिंग दे दी, ये रिंग तुम्हें याद दिलाएगी। तो ये नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, लेकिन अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम पहुँचने वाले हैं। इस मैट्रिक्स में हम कैसे छूटेंगे? हम सब लोग अपने बाहर निकलने के लिए अपने अपने सिंबल लेके आए। हर एक के पास उसका सिंबल है, वो सिंबल उसको याद दिलाता है कि वापस जाना है। इसमें उन्होंने दिखाया कि उसके पास मैट्रिक्स थी और उस मैट्रिक्स, उसकी जो मैरिज की रिंग है वो उसको याद दिलाएगी। पहले वाले में चाबी थी, लेकिन पहले वाले तक याद नहीं आ पाई, मैट्रिक्स नहीं टूट पाई, तो नेक्स्ट बार वो अंगूठी है उसका याद आ। हम सब के पास जो घटनाएं होती हैं जीवन में, वो कभी कभी हमारा हायर सेल्फ हमें धकेलता है उसकी, जागो जागो। तो मैं पर्सनल बातें वैसे तो कम करता हूँ, आज एक एग्जाम्पल मुझे लगता है, बिना एग्जाम्पल के पूरी तरह बात पता नहीं पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। मैं बैंक में मैनेजर था और कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री में था, और एक ऐसी स्थिति आई कि मुझे फाइनेंशियल बैग करना पड़ा। जीवन के लिए मेरे पास खाने के लिए नहीं था। दैट वाज ब्लेसिंग। मेरा जीवन, मैं आज अगर सोचता हूँ कि अगर मैं बैंक में एजीएम डीजीएम होता तो कितना निकृष्ट होता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस जीवन की आज। लेकिन तब खराब लगता था। तब ये सारे जो वेकअप ड्रीम हैं, ये ड्रीम मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। सपने में नींद खुल जाती थी और डर के मारे हाथ पांव कांप रहे होते थे। तब लगता था ये बदले। आज मुझे पता है कि वो मेरे बेनिफिट के लिए था। ये मेरी मेरी अंगूठी थी जिसने मुझे वहाँ धकेल के मुझे याद दिलाया कि वापस आओ। सबके पास अंगूठी है, सबके सिंबल हैं, उनको कैच करो। ये वक्त इस समय मौका दे रहा है। तो मैंने इस तरह ये बात, आज मौका है तो छोटा ग्रुप है, पता नहीं इसको अपलोड करेंगे या नहीं यूट्यूब में, इसलिए सबके लिए